जय हिंद आप सभी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस क्लास में इकोनॉमिक्स का होमवर्क कंप्लीट करेंगे, जिसमें सर के द्वारा जो है ना इकोनॉमिक्स में होमवर्क दिया गया क्वेश्चन बैंक से। पेज नंबर जो है ना 255 से लेके 258 तक है। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा। आपका जो है ना इकोनॉमिक्स का होमवर्क इस क्लास को देखने के बाद आपका सारा जो है ना अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो है ना क्वेश्चन बैंक का होमवर्क है इकोनॉमिक्स का। और ये देखिए पेज नंबर जो है ना थोड़ा सा पहले ही 254 से ही देख लेंगे, क्योंकि इसमें टॉपिक थोड़ा छूटा हुआ है। तो यहाँ से अगर कंप्लीट करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए 255 में जो है ना यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा जो पीछे का जो है ना उसको देख लेते हैं, तब आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। पता तो चलेगा ना कि हाँ किस टॉपिक का बात हो रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्या है, तो जनसंख्या संबंधित परिभाषिक शब्द है। ठीक है, यहाँ से देखते हैं, यहाँ से टॉपिक क्या है, तो जनसंख्या से संबंधित परिभाषिक शब्द है। इसके बारे में देखते हैं। तो कह रहा है कि आशोधित, यहाँ पे क्या कह रहा है, आशोधित जन्म दर, क्रूड बर्थ रेट में एक जो है ना क्या होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि आशोधित जन्म दर जो है ना क्रूड बर्थ रेट क्या होता है। तो कह रहा है किसी क्षेत्र विशेष में प्रति 1000 जनसंख्या पर एक वर्ष में पंजीकृत जन्मे जीवित वर्षों की संख्या को जो है ना क्या कहते हैं, तो आशोधित जन्म दर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा, थोड़ा सा इकोनॉमिक्स जो है ना थोड़ा सा वर्ड आपको जो है ना थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा लगेगा, लेकिन इस पर ध्यान देना है। थोड़ा सा पैसेंस बना के रखिएगा, आपका सारा समझ में आएगा और अच्छे तरीके से जो है ना याद होगा। और पैसेंस बना के रखिएगा तभी आपको फ़ायदा करेगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है ना बहुत कम लोग पढ़ते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि हम ज़बरदस्ती जो है ना पैसेंस बना कर रखें, क्योंकि आपका बिहार दरोगा पीटी एग्जाम में आपका 5 से 6 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का रहेगा। और सर के द्वारा बोला भी गया है कि जो भी क्वेश्चन बैंक में दिया गया इकोनॉमिक्स उसको अच्छे से रट जाइए। ठीक है ना, और जो क्वेश्चन बनता है ना उसी से आपको पूछता भी है। जो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं तो कहाँ से आपको पूछेगा। बस सिर्फ जो है ना ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और लास्ट तक क्लास को जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि आशोधित जन्म दर क्या होता है। तो यही कह रहा है कि किसी क्षेत्र विशेष में प्रति 1000 जनसंख्या पर एक वर्ष में पंजीकृत जन्मे जीवित बच्चों की संख्या को जो है ना आशोधित जन्म दर कहते हैं। ठीक है, अगर आशोधित जन्म दर अगर निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, तो निर्धारित क्षेत्रों में एक वर्ष में कुल जीवित जन्म वटा अनुमानित मध्य वर्ग में जनसंख्या गुना क्या करेंगे, 1000 करेंगे। तो क्या निकलेगा, आशोधित जन्म दर निकलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है शोधित जन्म दर। ये क्या है, रिफाइंड बर्थ रेट। तो कह रहा है कि जब आशोधित जन्म दर में जो है ना 5%, मतलब उन बच्चों के लिए जो पंजीकृत नहीं है, इसलिए उन्हें आशोधित जन्म दर में शामिल नहीं किया गया है और जोड़ देते हैं। मतलब यहाँ पे ब्रैकेट में दिया हुआ है, कह रहा है कि जब आशोधित जन्म दर में 5% जो है ना और जोड़ देते हैं तो इसे जो है ना शोधित जन्म दर कहते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है आशोधित मृत्यु दर क्या है, मतलब क्रूड डेथ रेट। कह रहा है किसी भौगोलिक क्षेत्र में प्रति 1000 जनसंख्या पर एक वर्ष में मृतकों की संख्या को आशोधित मृत्यु दर कहा जाता है। ठीक है, अगर आशोधित मृत्यु दर निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, तो निर्धारित क्षेत्रों में एक वर्ष में कुल मृतकों की संख्या वटा जो है ना अनुमानित मध्य वर्ष में जनसंख्या गुना क्या होगा, तो 1000। ठीक है, आगे कह रहा है कि जनसंख्या वृद्धि दर, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। इसके बारे में कह रहा है किसी एक वर्ष में आशोधित जन्म दर तथा आशोधित मृत्यु दर के अंतर को जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। और जब प्राकृतिक वृद्धि दर में निबल प्रवास दर को जोड़ दिया जाता है तो इसे जनसंख्या की वृद्धि दर कहते हैं। ठीक है, अर्थात किसी क्षेत्र में कह रहा किसी क्षेत्र विशेष में जनसंख्या में हुई औसत वार्षिक प्रतिशत परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कि निबल प्रवास दर बराबर क्या होता है, तो देश में आने वाले लोगों की संख्या माइनस देश के बाहर जाने वाले लोगों की संख्या बटा अनुमानित मध्य वर्ष में जनसंख्या गुना क्या होगा, तो 1000। आगे देखिए कह रहा है कि लिंगानुपात मतलब सेक्स रेशियो क्या है। तो कह रहा है किसी दिए हुए भौगोलिक क्षेत्र में प्रति 1000 पुरुषों की संख्या के अनुपात में महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। तो लिंगानुपात किसे कहते हैं, तो कह रहा है किसी दिए हुए भौगोलिक क्षेत्र में प्रति 1000 पुरुषों की संख्या के अनुपात, ठीक है, में महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं, लिंगानुपात कहते हैं। क्या कहते हैं, लिंगानुपात कहते हैं। ठीक है, और आगे कह रहा है शिशु लिंगानुपात की गणना के लिए हम 6 वर्षों से कम आयु के शिशुओं को लेते हैं और लिंगानुपात का वर्गीकरण आयु वर्ग, धार्मिक वर्ग और शैक्षणिक समूह आदि के आधार पर जो है ना अलग अलग अध्ययनों के लिए जो है ना किया जाता है। ठीक है, आगे कह रहा है 2011 जनसंख्या जनगणना के अनुसार 2011
जनसंख्या जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है, तो 1000 पुरुषों पर कितनी मतलब महिला है, 943 है। कितनी, 943 है। ठीक है, ठीक है। और शिशु लिंगानुपात कितना है, 919 है। इस सबसे जो है ना क्वेश्चन पूछा हुआ बिहार दरोगा में। तो याद रखिएगा कि 2011 जनसंख्या जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात बोलेगा तो 1000 पुरुषों पर 943 है और शिशु लिंगानुपात कितना, 919 है। ठीक है। नेक्स्ट है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS 6। इस सर्वेक्षण के अनुसार अनुमानित लिंगानुपात, तो भारत में 1000 पुरुषों पर कितना महिलाएं हैं, 220 महिलाएं हैं। ठीक है। और ग्रामीण क्षेत्र में जो है ना 1000 पुरुषों पर 985 महिलाएं हैं। ठीक है। आगे देखिए, आगे देखिए, यहाँ से जो है पेज नंबर 255 स्टार्ट हुआ है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि शिशु मृत्यु दर क्या है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो कह रहा है कि किसी क्षेत्र विशेष में एक वर्ष में प्रति 1000 जीवित जन्मे शिशु की संख्या के अनुपात में एक वर्ष या उसे कम उम्र वाले मृत शिशुओं की संख्या को क्या कहते हैं, शिशु मृत्यु दर कहते हैं। अगर शिशु मृत्यु दर निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, तो एक वर्ष में शिशुओं की मौतों की संख्या बटा एक वर्ष में जीवित जन्मों की संख्या गुना 1000 करेंगे तो क्या निकलेगा, शिशु मृत्यु दर निकलेगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है बाल मृत्यु दर, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। तो कह रहा है किसी दिए हुए क्षेत्र में एक वर्ष के दौरान प्रति 1000 जीवित जन्मे बच्चों की संख्या के संदर्भ में 0 से जो है ना 5 वर्ष के बीच मृत बच्चों की संख्या को जो है ना बाल मृत्यु दर कहते हैं। ठीक है। और बाल मृत्यु दर निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, तो एक वर्ष में 0 से जो है ना मतलब 5 वर्ष की आयु के बच्चों की मौतों की संख्या करेंगे और बटा में जो है ना एक वर्ष में जीवित जन्मे की संख्या और गुना क्या करेंगे 1000, तो क्या निकलेगा, तो बाल मृत्यु दर निकलेगा। ठीक है। नेक्स्ट है बाल मृत्यु दर क्या मातृ मृत्यु दर क्या होता है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, मतलब मातृ मृत्यु दर क्या है, तो कह रहा है कि प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर प्रसव पीड़ा से ग्रसित महिलाओं में से जितनी महिलाएं जो है ना प्रसव के समय या गर्भावस्था की समाप्ति के 42 दिनों के भीतर मृत्यु का शिकार हो जाती है उसे मातृ मृत्यु दर कहा जाता है। ठीक है। तो आगे देखिए, कह रहा है नेक्स्ट है प्रजनन काल, फर्टिलिटी एज। कह रहा है एक महिला अपने जीवन के जिस पड़ाव में बच्चे पैदा करने की क्षमता रखती है उसे प्रजनन काल कहा जाता है। और भारत में प्रजनन काल में जो है ना 15 से 49 वर्षों की महिलाएं क्या है शामिल की जाती है। नोट में है कि भारतीय कानून के तहत यदि एक गर्भवती महिलाएं के पेट में 20 सप्ताह का भ्रूण किसी अस्थायी बीमारी से ग्रस्त है या अवैधानिक है तो उसका वैधानिक रूप से गर्भपात कराया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है संपूर्ण प्रजनन दर, मतलब टोटल फर्टिलिटी रेट क्या है, तो कह रहा है किसी भी महिला के संपूर्ण प्रजनन काल मतलब 15 से 49 वर्ष के दौरान पैदा हुए बच्चों की संख्या को संपूर्ण प्रजनन दर कहा जाता है। नेक्स्ट है जनसंख्या घनत्व क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी। तो कह रहा है जनसंख्या घनत्व जनसंख्या सांद्रण के महत्वपूर्ण सूचकांक में एक है और जनसंख्या के घनत्व को प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। अर्थात प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहलाती है। ठीक है। और जनसंख्या घनत्व बराबर क्या होता है, कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। ठीक है। आगे करा कि कार्यशील जनसंख्या एवं जनांकिकी लाभांश, मतलब वर्किंग एज पॉपुलेशन एंड डेमोग्राफिक डिविडेंड, ये क्या है, तो कह रहा है कार्यशील जनसंख्या किसी क्षेत्र की ऐसी कुल जनसंख्या है जो एक निश्चित पूर्व निर्धारित आयु सीमा की जनसंख्या के उस हिस्से से संबंधित है जो कि कार्य करने योग्य मानी जाती है और कार्य करना चाहती है। और 15 से 59 वर्ष के आयु वर्ग के लोग जो है ना भारत में कार्यशील जनसंख्या में शामिल किए जाते हैं। और जनगणना 2011 के अनुसार कह रहा है कि मानव पूंजी में कार्यशील जनसंख्या को ही शामिल किया जाता है और किसी देश की जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या 15 से 59 वर्ष के बढ़ते तथा आश्रित जनसंख्या के घटते अनुपात के कारण उत्पादन में वृद्धि को जो है ना जनांकिकी लाभांश कहा जाता है। ठीक है। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि भारत में जनगणना, सेंसस ऑफ इंडिया। पहला पॉइंट कह रहा है कि भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 ईस्वी में ब्रिटिश शासन के दौरान वायसराय लॉर्ड मेयो के काल में जो है सन 1872 में हुआ था। तो याद रखिएगा कि भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुआ था, 1872 ईस्वी में ब्रिटिश शासन के दौरान वायसराय कौन था, लॉर्ड मेयो काल में 1872 में हुई थी। और नेक्स्ट कह रहा है कि प्रथम विधिवत जनगणना वर्ष 1981 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में जनगणना आयुक्त कौन थे, WC फ्लोडन के निर्देश में हुआ था। ठीक है।
और नेक्स्ट कह रहा है स्वतंत्र भारत की प्रथम गणना वर्ष 1951 में संपन्न हुई, जिसमें नाम, जन्म स्थान, लिंग, आयु आदि से संबंधित 14 प्रश्न जो है ना पूछे गए थे। ठीक है, आगे कह रहा है कि भारत में जनगणना संपन्न कराने की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय के अंतर्गत महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय की होती है। ठीक है, और नेक्स्ट कह रहा है जनसंख्या वृद्धि की दर। जनसंख्या वृद्धि दर की दृष्टि से भारतीय जनसंख्या को मुख्यतः 4 चरणों में जो है ना विभक्त किया गया है। ठीक है, पहला क्या है 1891 से 1921 जनसंख्या की स्थिर या मंद वृद्धि अवस्था, और दूसरा क्या है 1921 से 1951 जनसंख्या की अल्प वृद्धि या सतत वृद्धि अवस्था, और तीसरा क्या है 1951 से 1981 जनसंख्या की तीव्र वृद्धि और क्या है अवस्था। ठीक है, और चौथा क्या है 1981 से वर्तमान, मतलब जनसंख्या वृद्धि दर में कमी के साथ तीव्र वृद्धि अवस्था। ठीक है, आगे कह रहा है कि वर्ष 1921 की गणना में जनसंख्या वृद्धि दर क्या है ऋणात्मक रही, और इसीलिए वर्ष जो है ना 1921 को जनसंख्या का महान विभाजन वर्ष कहा जाता है। और जनगणना 2011 भारत की जो है ना 15वीं जनगणना तथा स्वतंत्र भारत की जो है 7वीं जनगणना है। ठीक है, आगे कह रहा है जनगणना 2011 का नारा था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक है, आवर सेंसस आवर फ्यूचर। आगे कह रहा है कि पहली बार जातीय आधारित जनगणना वर्ष 1931 में की गई थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि पहली बार जातीय आधारित जनगणना कब हुआ था, तो 1931 में किया गया था। और स्वतंत्र भारत की पहली सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना की शुरुआत 29 जून 2011 को पश्चिमी त्रिपुरा के संखोला ग्राम से की गई थी। आगे कह रहा है कि समान जनगणना गृह मंत्रालय के अंतर्गत जनगणना आयुक्त के द्वारा कराई जाती है, वही सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना ग्रामीण विकास मंत्रालय एवं योजना आयोग वर्तमान में नीति आयोग द्वारा संपन्न की गई। नेक्स्ट है केंद्र सरकार द्वारा सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना के आंकड़े वर्ष 2011 में जारी किए गए, और इससे संबंधित जो है ना कुछ प्रमुख तथ्य निम्नलिखित हैं। पहला क्या है, तो भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या कितना है 17.5% है। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या कितना है 17.5% है, और भारत की जनसंख्या का घनत्व जो है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, और भारत का लिंगानुपात 943 है, जो 1000 पुरुषों की तुलना में जो है महिलाओं की संख्या को बताता है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत की कुल जनसंख्या बोलेगा कितना है 121,05,69,573। ठीक है, याद रखिएगा, ऐसे याद रखिए 121 मतलब 121,05,69,573। इसमें जो है ना मतलब इसमें पुरुष और महिला कितना है, तो पुरुषों की कुल जनसंख्या बोलेगा कितना है 62,31,21,843, और महिलाएं बोलेगा कितना 58,74,47,730। अगर पुरुष की प्रतिशत बात करें तो 51.47% है, और महिलाओं का बात करें तो 48.53% है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि देश में शहरी तथा ग्रामीण कुल मिलाकर 24.49 करोड़ परिवार हैं। ठीक है, देश में शहरी और ग्रामीण कुल मिलाकर कितना करोड़ परिवार है, तो 24.49 करोड़ ठीक है परिवार है, जिसमें ग्रामीण का बात करें कितना 17.97 करोड़, और शहरी का बात करें 6.52 करोड़ है। ठीक है, आगे कह रहा है अनुसूचित जाति और जनजाति 21.56 मतलब 3.87 करोड़ परिवार है, और सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य बोलेगा तो उत्तर प्रदेश कितना है 16.50%। उसके बाद कौन सा है महाराष्ट्र है 9.28%। उसके बाद बिहार है 8.60%। ठीक है, ये क्या है तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। ठीक है, पहला में कौन है उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद कौन सा है बिहार। नेक्स्ट है न्यूनतम जनसंख्या वाला क्या है तो राज्य कौन सा है सिक्किम है। क्या है सिक्किम कितना 0.05%। ठीक है, और नेक्स्ट है साक्षरता दर में जो है ना पुरुष में कितना है तो 74.04%, और महिला में बोलेगा कितना है 65.46%। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र के नवीनतम आंकड़े के अनुसार भारत की वर्तमान जनसंख्या 3 जुलाई 2024 तक जो है ना 1,14,41,767,508 है। ठीक है, जो संयुक्त राष्ट्र के नवीनतम आंकड़ों के ब्लाडोमीटर विस्तार पर क्या है आधारित है। आगे कह रहा है नोट में कि भारत में अंतिम जनगणना 2011 में की गई थी, और अगली जनगणना 2021 के लिए निर्धारित थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण क्या स्थगित कर दी गई। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, इसके बारे में कह रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के रूप में इसकी शुरुआत 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के वांदावाली जिले के अनंतपुर गांव से हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम
के रूप में इसकी शुरुआत 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के बंदावली जिले के अनंतपुर गांव से हुआ था, जबकि यह अधिनियम संसद द्वारा सितंबर 2005 में जो है ना पारित हो गया था। ठीक है, और इसके नीति निर्माता जेआर और बेल्जियम के अर्थशास्त्री हैं। और नेक्स्ट कह रहा है कि 2 अक्टूबर 2009 से इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा कर दिया गया। कब? 2 अक्टूबर 2009 से। ठीक है, आगे कह रहा है यह कानून किसी वित्तीय वर्ष में प्रत्येक ग्रामीण परिवार के वैसे सभी वयस्क सदस्यों को अकुशल श्रम के लिए तैयार हो और 100 दिनों के रोजगार मतलब सूखा प्रभावित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्रों में 150 दिनों का रोजगार की गारंटी जो है ना प्रदान करता है। और यह इस कानून में यह प्रावधान है कि लाभार्थियों को कम से कम जो है ना 33% महिलाएं होनी चाहिए और इस योजना का क्रियान्वयन ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है तथा लाभ प्राप्तकर्ता इकाई परिवार है। आगे कह रहा है कि रोजगार पाने के लिए आवेदन के 15 दिनों के अंदर रोजगार दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि रोजगार पाने के लिए जो है ना आवेदन के 15 दिनों के अंदर रोजगार दिया जाएगा तथा यह रोजगार श्रमिक के निवास स्थान से 5 किलोमीटर के भीतर क्या होगा तो उपलब्ध होगा। और यदि कार्य इससे अधिक दूरी पर उपलब्ध हो तो उसे परिवहन भत्ता भी दिया जाएगा। और यदि इस समय सीमा के भीतर रोजगार नहीं प्रदान किया गया हो तो आवेदक को बेरोजगारी भत्ता का प्राप्त होगा। ठीक है, आगे कह रहा है कि संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना SGRY तथा काम के बदले अनाज योजना का इसमें विलय कर दिया गया। ठीक है, और नेक्स्ट कह रहा है कि मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण अवसंरचना के विकास से संबंधित क्षेत्रों जैसे जल संभरण, गाँव में सड़क निर्माण इत्यादि में रोजगार प्रदान किया जाता है। और नेक्स्ट कह रहा है कि मनरेगा से लाभ रोजगार में वृद्धि। नेक्स्ट है महिलाओं तथा पिछड़े वर्गों का वित्तीय समावेशन। और नेक्स्ट है न्यूनतम मजदूरी की सुनिश्चितता। और नेक्स्ट है रहन सहन के स्तर में सुधार। और नेक्स्ट है प्राकृतिक संसाधनों का क्या है मतलब संरक्षण। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ देखिए क्या है तो भारतीय आर्थिक योजना का क्रमिक विकास। भारतीय आर्थिक योजना का क्रमिक विकास क्या है तो यहाँ पे वर्ष दिया हुआ है, यहाँ पे योजना दिया हुआ है, यहाँ पे विशेषताएं दिया हुआ है। देखिए वर्ष 1934 में क्या था योजना एम विश्वेश्वरैया योजना। इस योजना ने कृषि में औद्योगिकरण की तरफ बढ़ने और पर जो है जोर दिया गया तथा रोजगार बढ़ाने पर भी क्या किया जोर दिया गया। ठीक है, और इस योजना ने 10 वर्ष के अंदर राष्ट्रीय आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा। कौन सा? एम विश्वेश्वरैया योजना। और अपनी पुस्तक जो है ना प्लान इकोनॉमिक फॉर इंडिया 1934 में उन्होंने विकास के माध्यम से निर्धनता उन्मूलन का जो है लक्ष्य निर्धारित किया था। ठीक है, नेक्स्ट है 1934 फिक्की प्रस्ताव करा। इस योजना के निर्बाध नीति को समाप्त करने का समर्थन किया तथा पूंजीवादी वर्ग के मत को जो है ना प्रस्तुत किया। और फिक्की प्रस्ताव के बारे में बोल रहा है, फिक्की प्रस्ताव योजना के बारे में। इस योजना ने राष्ट्रीय योजना आयोग की स्थापना का क्या किया मतलब समर्थन किया। नेक्स्ट है 1938 कांग्रेस योजना। 1938 में जो कांग्रेस योजना आया था उसमें क्या था तो सुभाष चंद्र बोस की पहल पर राष्ट्रीय योजना समिति का जो है ना गठन किया गया। जो है ना एल नेहरू को इसका जो है ना अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है 1944 बॉम्बे योजना। इसमें क्या है तो बॉम्बे के 8 शीर्ष उद्योगपतियों द्वारा प्रायोजित थी। कौन सा? तो बॉम्बे योजना। ठीक है, एक कब आया था? 1944 में आया था। नेक्स्ट है 1944 का गांधीवादी योजना। इसमें क्या है तो आचार्य श्रीमान नारायण अग्रवाल द्वारा तैयार की गई थी और आर्थिक विकेंद्रीकरण तथा लघु और कुटीर उद्योग के प्रोत्साहन पर क्या है तो जोर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है 1945 का जनता की योजना। 1945 जनता की योजना, इसके बारे में कह रहा है कि एम एन रॉय द्वारा 10 वर्ष की अवधि के लिए तैयार की गई थी। कौन सा? तो जनता की योजना। और योजना की मुख्य प्राथमिकता कृषि विकास और कृषि उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ औद्योगिकरण के साथ भी समान संतुलन बनाए रखना था। ठीक है, नेक्स्ट है 1950 सर्वोदय योजना। ये क्या है तो यह जो है ना श्री जयप्रकाश नारायण द्वारा तैयार की गई थी। कौन सा? सर्वोदय योजना। और कृषि तथा लघु एवं कुटीर उद्योग पर जोर दिया गया था। किसमें? तो सर्वोदय योजना में। और कब आया था? 1950 में आया था। नेक्स्ट है 1950 का योजना आयोग। ठीक है, इसे देश के सभी संसाधनों के मूल्यांकन करने का उत्तरदायित्व तथा संसाधनों के सर्वाधिक कुशल और संतुलित उपभोग के लिए योजना बनाने का कार्य सौंपा गया था। और प्रधानमंत्री के रूप में JL नेहरू इसके जो है ना प्रथम अध्यक्ष थे। किसके? योजना आयोग के। ठीक है, नेक्स्ट है 2015 में नीति आयोग। तो क्या योजना आयोग का स्थान लिया मतलब योजना आयोग का स्थान कौन लिया? तो नीति आयोग लिया। और एक कब आया था? 2015 में आया था। और यह जो है एक प्रबुद्ध मंडल मतलब थिंक टैंक के रूप में जो है ना कार्य करता है। कौन? तो नीति आयोग काम करता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? उद्योग नीति। उद्योग नीति 1948, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948।
इसके बारे में कह रहा है कि भारत की पहली औद्योगिक नीति 6 अप्रैल 1948 को तत्कालीन उद्योग तथा वाणिज्य मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा जारी की गई थी। ठीक है। और इस औद्योगिक नीति में औद्योगिक विकास के लिए सार्वजनिक तथा निजी दोनों क्षेत्रों की भूमिका पर क्या है, बल दिया गया। ठीक है। और इस नीति में उद्योग को 4 श्रेणियों में रखा गया है। आइए पहला कह रहा है कि केंद्र सरकार के अन्य एकाधिकार वाले उद्योग, कह रहा है इसमें 3 उद्योग हैं, हथियार और गोला बारूद और परमाणु ऊर्जा और रेल परिवहन थे। दूसरा क्या है, मिश्रित क्षेत्र अर्थात सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों के अंतर्गत। इसमें 6 उद्योग हैं, कोयला, लोहा और इस्पात, विनिर्माण, विमान निर्माण, पोत निर्माण और खनिज तेल और टेलीग्राफ और टेलीफोन थे। नेक्स्ट है तीसरा, नियंत्रित निजी क्षेत्र। सरकार मजबूत विनियमन के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से इन उद्योगों को नियंत्रित करती थी और ऐसे 18 उद्योगों में रसायन, चीनी, ऑटोमोबाइल, सूती और ऊनी वस्त्र, सीमेंट, कागज, नमक, उर्वरक और ट्रैक्टर, विद्युत आदि क्या है, सम्मिलित है। नेक्स्ट चौथा क्या है, निजी क्षेत्र के अंतर्गत उद्योग, करे उपयुक्त 3 श्रेणियों में सम्मिलित नहीं किए गए और उद्योग इस श्रेणी में सम्मिलित थे। ठीक है। नेक्स्ट है औद्योगिक नीति 1956, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956। तो कह रहा है यह नीति पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। कौन सा औद्योगिक नीति, कौन सा, 1956। और इस मॉडल को भारत का आर्थिक संविधान का राज पूंजीवाद की गीता भी माना जाता था। ठीक है। आयकर औद्योगिक नीति 1956 की विशेषताएं इस प्रकार थी। पहला कह रहा है भारत उद्योगों पर बल दिया गया। दूसरा है देश के पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक विकास पर प्राथमिकता दी गई। और नेक्स्ट है औद्योगिक, तीसरा क्या है, औद्योगिक समृद्धि के लिए तकनीक और प्रबंधकीय कौशल को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया गया, जिसके द्वारा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना और विश्वविद्यालयों में व्यवसाय प्रबंधन पाठ्यक्रम आरंभ करने का जो है प्रस्ताव किया गया। ठीक है। और चौथा क्या है, तो देश के विकास में विदेशी पूंजी के महत्व को मान्यता दी गई। और पांचवा क्या है, औद्योगिक नीति 1948 के अंतर्गत उद्योग के चतुर्विध वर्गीकरण के बजाय अब जो है त्रिविध वर्गीकरण किया जा गया। ठीक है। ए में क्या है, अनुसूची ए केवल केंद्र सरकार के अधीन 17 उद्योग। बी पॉइंट में क्या है, तो अनुसूची बी निजी और सार्वजनिक क्षेत्र मतलब दोनों क्षेत्र के लिए खुले जो है ना 12 उद्योग। और सी में क्या है, अनुसूची सी में तो निजी क्षेत्र के लिए खुले लेकिन अनुज्ञप्ति और विनियमन के अधीन जो है अन्य सभी उद्योग। ठीक है। आयकर औद्योगिक नीति 1991, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 के बारे में कह रहा है कि 1991 तक पालन की जाने वाली नीतियों के कारण भारत में राजकोषीय घाटे, राजस्व घाटे में वृद्धि हुई है। आयात और निर्भरता और निर्यात में अत्यधिक कमी के परिणाम स्वरूप भुगतान संतुलन का क्या है, संकट पैदा हुआ है। इसके अतिरिक्त देश मंदी, उच्च मुद्रास्फीति की स्थिति का सामना कर रहा था और इसके साथ ही एक ही समय में खाड़ी संकट और कम विदेशी मुद्रा भंडार से कीमतों में क्या है, वृद्धि हो गई थी। इसके फलस्वरूप हमारे देश के जो है ना एक भिन्न और नई आर्थिक नीति को क्या है, अपनाया गया। ठीक है। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि भारत की नई आर्थिक नीति के अंतर्गत क्या है, तो कह रहा है पहला जो है ना निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया गया तथा बाजार की मुक्त क्रियाओं को जो है ना आसान बनाया गया। और दूसरा क्या है, एफडीआई और एफडब्ल्यूआई के अंतर्गत विदेशी पूंजी को प्रोत्साहित किया गया। और तीसरा आयात प्रतिबंधों को न्यूनतम करने के साथ निर्यात को उच्च प्रोत्साहन दिया गया। और चौथा क्या है, निजी सार्वजनिक भागीदारी मॉडल के प्रोत्साहन पर बल प्रदान किया गया। और पांचवा है, इसके अतिरिक्त 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 में एलपीजी नीति को अपनाया गया। नेक्स्ट है एलपीजी मतलब यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ठीक है। कह रहा है कि राव सिंह द्वारा बनाई गई थी। पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह 24 जुलाई 1991 में आर्थिक सुधार के समय क्रमशः भारत के प्रधानमंत्री और क्या थे, वित्त मंत्री। ठीक है। और इस रणनीति ने कुछ हद तक लाइसेंस परमिट राज को समाप्त कर दिया और इसने निजीकरण को बढ़ावा दिया और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को जो है मंजूरी दी। ठीक है। और आगे कह रहा है कि आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए निर्यात प्रोत्साहन नीति को अपनाया गया और इस मॉडल ने योजना की प्रकृति को केंद्रीकृत योजना से सांकेतिक योजना में जो है ना बदल दिया। नेक्स्ट है उदारीकरण मतलब लिबरलाइजेशन क्या है, तो इसका अर्थ अर्थव्यवस्था के विभिन्न भागों में अनियंत्रण तथा उद्योग और अन्य क्षेत्रों पर सरकारी नियंत्रण में कमी की नीति है। उदारीकरण के लिए उठाए गए उपायों में सम्मिलित था। पहला क्या है, तो अधिकांश उद्योगों का लाइसेंस रद्द करना जिससे उद्यमी किसी भी उद्योग या व्यापार में प्रवेश के लिए सक्षम हो गए। और यद्यपि पूर्ण अनियंत्रण मतलब हस्तक्षेप को लागू नहीं किया गया,
लेकिन अब कुछ उद्योग ही रह गए थे जिन्हें अनिवार्य लाइसेंस की जरूरत थी। दूसरा कह रहा है कि विलय, अधिग्रहण इत्यादि प्रतिबंधों को काफ़ी सीमा तक जो है ना हटा दिया गया। तीसरा क्या है, पूंजी बाजार को काफ़ी हद तक उदार कर दिया गया और यद्यपि इसके काट पर नियंत्रण और नजरें बनाए रखने के लिए 1992 में सेबी की जो है ना स्थापना कर गई थी। ठीक है, स्थापना की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा। कब? 1992 में किसका स्थापना किया गया? तो सेबी का जो है ना स्थापना किया गया। ठीक है, सेबी का। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है निजीकरण, मतलब प्राइवेटाइजेशन। इसका अर्थ सार्वजनिक उपक्रमों के स्वामित्व का हस्तांतरण सरकारी क्षेत्र से निजी क्षेत्र की तरफ करना था और इसका अर्थ निर्णय लेने में सार्वजनिक उपक्रमों को अधिक स्वतंत्रता प्रदान करना भी था। ठीक है, आगे करें निजीकरण के लिए जो प्रमुख कदम उठाए गए उनमें सम्मिलित थे। पहला क्या है? तो अनारक्षण की नीति, अर्थात पहले औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 के अनुसार 17 औद्योगिक सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे। 1991 के पश्चात यह संख्या घटकर जो है ना 8 रह गई। 2019 तक सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या 2 पर पहुंच गई। परमाणु ऊर्जा और रेलवे संचालन। ठीक है, आय का दूसरा क्या है? तो सार्वजनिक उद्यमों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करने के लिए मिनी रत्न और नवरत्न की नीति को जो है ना अपनाया गया। और तीसरा क्या है? सार्वजनिक उद्यमों में सरकार की इक्विटी या हिस्सेदारी को बेचकर विनिवेश की नीति को जो है ना अपनाया गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण क्या है? तो इसका अर्थ जो है ना विश्व अर्थव्यवस्था के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को खोलना था। वैश्वीकरण का जो है ना अर्थ क्या था? तो विश्व अर्थव्यवस्था के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को खोलना था और वैश्वीकरण के मार्ग के लिए जो उपाय किए गए उनमें जो है ना सम्मिलित थे क्या क्या, देखते हैं। पहला क्या है? तो निर्यात शुल्क और आयात कोटा कम करके निर्यात उदारीकरण कार्यक्रमों को लाना, और दूसरा था एफडीआई के लिए अर्थव्यवस्था को खोलना, और तीसरा था अन्य देशों के तकनीक का मुक्त प्रवाह, और चौथा था 1994 से बीओपी भुगतान संतुलन के चालू खाते पर रुपये का परिवर्तन की मंजूरी, और पांचवा था वैश्वीकरण का उपयोग अर्थशास्त्रियों द्वारा 1980 से किया जा रहा है। तो वैश्वीकरण का जो उपयोग है ना अर्थशास्त्रियों के द्वारा कब से किया जा रहा है? 1980 से किया जा रहा है। नेक्स्ट है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एनडीसी। इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुआ। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का स्थापना कब हुआ? 6 अगस्त 1952 को। और प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं एवं केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासक तथा योजना आयोग के सभी सदस्य इसके पदेन सदस्य रहते हैं। और यह पंचवर्षीय योजना का क्या अनुमोदन करता है। इसका रिमार्क क्या है? तो योजना आयोग तथा राष्ट्रीय विकास परिषद दोनों की चर्चा संविधान में नहीं है, अतः यह गैर संविधानिक निकाय है और इन दोनों की रचना संविधान के बाद हुई है। ठीक है, अतः इसे संविधानोत्तर कहते हैं। नोट में है योजना आयोग को सुपर कैबिनेट भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ से देखिए टॉपिक क्या है? तो भारत में पंचवर्षीय योजना। तो कह रहा है कि भारत में आर्थिक आयोजन संबंधित प्रस्ताव सर्वप्रथम 1934 में विश्वेश्वरैया की पुस्तक प्लान इकोनॉमिक फॉर इंडिया में आई थी। आय करा 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया। ठीक है, तो यहाँ पे करा 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया। और नेक्स्ट करा 1944 ईस्वी में बम्बई की 8 उद्योगपतियों द्वारा बॉम्बे प्लान प्रस्तुत किया गया, जिसमें 15 वर्षीय सूत्रधार योजना थी और बॉम्बे प्लान के सूत्रधार सर आदेश जो है आदेशीय दलाल थे। आगे कह रहा है कि स्वतंत्रता के पश्चात सन 1947 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति गठित की गई, जिसके सिफारिश पर 15 मार्च 1950 की योजना आयोग का गठन एक गैर संवैधानिक तथा परामर्शदात्री निकाय के रूप में जो है ना किया गया। और भारत में पहली पंचवर्षीय योजना बोलेगा तो कब से प्रारंभ हुआ? तो 1 अप्रैल 1951 से जो है ना प्रारंभ हुआ था। ठीक है, आगे कह रहा है कि भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को योजना आयोग के द्वारा बनाया गया, क्रियान्वित किया गया और उसी के द्वारा जो है निगरानी भी की गई। और भारत में 12 पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्यों और उपलब्धियों के संक्षिप्त विवरण की चर्चा नीचे दी गई है। ठीक है, देखिए योजना यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे क्या है उद्देश्य है, कौन सा योजना का क्या उद्देश्य है। तो कह रहा है कि पहली पंचवर्षीय योजना जो है ना कब से कब तक था? 1951 से 1956 तक था। और इसकी समृद्धि बोलेगा तो लक्ष्य जो है ना 2.1% था। और जो पहली पंचवर्षीय योजना था इसका उद्देश्य क्या था? यह हेरल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसे तो हमेशा क्वेश्चन बिहार दरोगा में आता ही है, हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, इसलिए ये सब टॉपिक ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कह रहा है कि पहली जो पंचवर्षीय योजना थी
1951 से जो है 1956 तक रहा था, ठीक है। और इसका जो समृद्धि लक्ष्य था 2.1% था। और जो पहली पंचवर्षीय योजना था इसका उद्देश्य क्या था, तो यह जो है ना हेरल्ड डोवर मॉडल पर आधारित थी। और नेक्स्ट है यह जो है ना पहली पंचवर्षीय योजना 1952 में सामुदायिक विकास क्रम में जो है ना आरंभ किया गया था, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि वास्तविक समृद्धि, यहाँ पे कह रहा है कि वास्तविक समृद्धि जो है ना 3.6% है। इसमें कह रहा है पहला पॉइंट कि प्रमुख अर्थशास्त्री KN राज जो है ना इस योजना के क्या थे, मुख्य शिल्पकार थे, ठीक है। और इसमें ध्यान केंद्रित था कि क्या क्या था, देखिए इसके बारे में। पहला पॉइंट कह रहा है कि कृषि बड़े पैमाने पर खाद्यान्न के आयात को देखते हुए खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने के लिए था, ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में। और दूसरा कह रहा है कि सिंचाई भाखड़ा नागल, दामोदर घाटी, हीराकुंड आदि जैसी जो है ना नदी घाटी परियोजनाएं क्या थी, प्रारंभ की गई थी, किसमें, तो पहली पंचवर्षीय योजना में। और तीसरा क्या था, ग्रामीण सभ्यता। चौथा था कीमत स्थिरता। और पांचवा था विद्युत शक्ति एवं परिवहन। और नेक्स्ट पॉइंट देखिए कह रहा है इस योजना के दौरान, तो कह रहा है कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना था इस योजना के दौरान कह रहा है कि पहला पॉइंट कह रहा है कि राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम 1952 में जो है ना शुरू किया गया था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान ही जो है ना राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया, कब, 1952 में। और दूसरा कह रहा है कि राज्य वित्तीय निगम अधिनियम जो है ना 1951 में पारित किया गया। और तीसरा पॉइंट क्या है, संपत्ति शुल्क 1953 में पेश किया गया था, प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान ही पेश किया गया था। अब देखिए यहाँ से क्या है, दूसरी पंचवर्षीय योजना, इसका जो है ना कब से कब तक था, 1956 से 61 तक रहा था। समृद्धि लक्ष्य बात करें कितना था, तो 4.5%। और वास्तविक समृद्धि बोलेगा तो 4.27% था, ठीक है। इसमें कह रहा है इसका पॉइंट क्या है, उद्देश्य क्या था, तो ये जो है ना दूसरी पंचवर्षीय योजना जो था यह नेहरू महालनोबिस रणनीति पे आधारित था। और तीव्र औद्योगिकरण, अम्ल निर्भरता और भारी पूंजीगत वस्तु उद्योगों में निवेश पर ध्यान केंद्रित था। और नेक्स्ट है विदेशी ऋणों के माध्यम से भारी जो है ना आयात की क्या थी, वकालत की। और इस योजना के दौरान जो है ना क्या हुआ था, तो पहला जो है ना 1956 का औद्योगिक नीति संकल्प अपनाया गया था, किसमें, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में। और दूसरा क्या था, दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला इस्पात संयंत्र क्रमशः ब्रिटेन, रूस और जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है तीसरी पंचवर्षीय योजना, ये कब से कब तक था, 1966 से 61 तक रहा था। और समृद्धि लक्ष्य का बात करें तो 5.6% था। और वास्तविक समृद्धि बोलेगा 2.84% था, ठीक है। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना का बात करें तो क्या था, इस यह जो है ना सुखमय चक्रवृद्धि प्लस महालनोबिस मॉडल पर आधारित था, ठीक है। और संकल्पना के स्तर पर ये सोचा गया था कि भारतीय अर्थव्यवस्था तेज़ी से बढ़ने के चरण में क्या है, प्रवेश कर चुकी है। और इसका लक्ष्य जो है ना भारत को बनाना था और एक क्या है, आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था बनाना था। इसमें जो है ना ध्यान क्या है, तो निम्न दोनों पर केंद्रित था। पहला क्या था, भारी औद्योगिकरण पर और खाद्यान्न उत्पादन पर। हालांकि जो है ना चीनी आक्रमण 1962 और भारत पाकिस्तान युद्ध जो हुआ था 1965 और भयंकर सूखा बोलेगा तो 1965 से 66 और जैसी अप्रत्याशित घटनाएं जो है ना कारण योजना अपने लक्ष्यों पर तक पहुंचने में क्या है, पूरी तरह जो है ना विफल रही, ठीक है। तो ये रहा तीसरे पंचवर्षीय योजना तक था। बाकी अगले क्लास का जो होमवर्क है ना जब सर देंगे तो अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोग को क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग को कुछ रिव्यू रहे तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर दीजिए, आप लोग को जो है रिप्लाई कर दिया जाएगा। और सभी लोग जो है ना क्लास को शेयर कीजिए और सभी ग्रुप में ना क्लास को ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि क्लास को आप लोग शेयर नहीं करते हैं। और जितने भी लोग नए हैं तो आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और इस चैनल को जो है ना सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको जो है ना बेहतरीन से बेहतरीन क्लास आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।